Okay, so in this video we are majorly going to cover tricarboxylic acid cycle, which is also known as the TCA cycle or the Krebs cycle, and we also call it the citric acid cycle because the first product formed is citrate or citric acid. Okay, now how this is going to happen, हमने पहले वीडियो में ग्लाइकोलिसिस की वीडियो में किया था कि ग्लूकोज through various steps of aerobic glycolysis changes into pyruvate. So this process is majorly going to occur in all those cells that have mitochondria. इसका मतलब है कि TCA साइकिल हमारे रेड ब्लड सेल्स में नहीं होगा. ओके, अब ये जो पायरूवेट है, ये इसको मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, here we have a transporter protein which we call as the pyruvate transporter और पायरूवेट कैरियर प्रोटीन. ठीक है, ये पायरूवेट को मूव करवाती है इनटू दी माइटोकॉन्ड्रिया. यहाँ पे पायरूवेट जो है इट चेंजेस इनटू एसिटाइल CoA. ये हमारा एक सबस्ट्रेट तैयार हो गया किस चीज़ के लिए, TCA साइकिल के लिए. अब ये कैसे तैयार होता है, एंजाइम कौन सा होगा. पायरूवेट हमने यहाँ पे किया था कि ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है, लेकिन जो हमारा एसिटाइल CoA है इट इज़ अ 2 कार्बन कंपाउंड. तो यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कार्बन हम निकाल देते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा एंजाइम होगा दैट इज़ पायरूवेट dehydrogenase complex, or we call it PDHC, pyruvate dehydrogenase complex. This is catalyzing this reaction. हम अपने TCA साइकिल को स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे we have a oxaloacetate जो हमारा मेन सबस्ट्रेट है जिसने इस साइकिल को कंटिन्यू करवाना है. दिस इज द oxaloacetate molecule. This molecule is a 4 कार्बन molecule. इसमें हम एसिटाइल CoA को ऐड करवाएंगे. यहाँ से CoA हमारा रिलीज हो जाता है. ठीक है, और oxaloacetate जो है ये चेंज हो जाता है इनटू सिट्रेट. दिस प्रोसेस इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सिट्रेट बन जाता है. इसी सिट्रेट की फॉर्मेशन की वजह से हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल कह देते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा एंजाइम यूज़ होगा दैट वुड बी सिट्रेट सिंथेज. तो इजी नाम था, सिट्रेट सिंथेज. सिट्रेट की फॉर्मेशन हो रही है, सिट्रेट सिंथेज. अब सिट्रेट जो है ये चेंज होता है इनटू आइसोसिट्रेट. सिट्रेट कितने कार्बन मॉलिक्यूल हो गया, 6 कार्बन मॉलिक्यूल. ये क्या बना देगा, आइसोसिट्रेट. ठीक है, आइसोसिट्रेट बन जाएगा. आइसोसिट्रेट ये प्रोसेस जो होता है हमारा ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है. ठीक है, जब ये आइसोसिट्रेट बनता है, आइसोसिट्रेट इज ऑल्सो 6 कार्बन मॉलिक्यूल. ठीक है, यहाँ पे अब जो एंजाइम होगा जो ये ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहा है ये होता है एकोनिटेज. नेम ऑफ दिस एंजाइम इट इज़ एकोनिटेज. ओके, अब आइसोसिट्रेट चेंज होता है इनटू अल्फा कीटो ग्लूटारेट. अल्फा कीटो ग्लूटारेट. ये पॉइंट आया कि अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो होता है हमारा ये 5 कार्बन मॉलिक्यूल है. जब 6 कार्बन से हम 5 कार्बन में आएंगे तो ऑब्वियसली हमें एक कार्बन निकालना पड़ेगा. और वो किस फॉर्म में निकलेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकलेगा. ठीक है, अब यहाँ पे जो हम एक चीज़ होती है वो ये है कि यहाँ पे एक NAD पॉजिटिव जो है ये चेंज होता है इनटू
NADH। यहाँ से हमें हमारा फर्स्ट NADH मिलता है। ठीक है, अब इसको जो कैटालाइज करवा रहा होगा एंजाइम वो कौन सा होगा? NADH बन रहा है तो ऑब्वियसली दिस वुड बी सम टाइप ऑफ डिहाइड्रोजिनेज आइसोसिट्रेट dehydrogenase. Okay. This is our isocitrate dehydrogenase, which is catalyzing the process of conversion of isocitrate into alpha ketoglutarate with the removal of one carbon dioxide molecule and formation of one NADH. Okay. Now alpha ketoglutarate, this is going to change into succinyl CoA. Okay. Now this succinyl CoA, this is a 4 carbon molecule. Again एक कार्बन रिमूव हुआ तो यह किस फॉर्म में होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। यहाँ पे फिर से एक NAD पॉजिटिव जो है, NAD पॉजिटिव ये चेंज हो जाता है इनटू NADH, तो यहाँ पे हमें हमारा सेकंड NADH मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन NADH बन रहा है तो ये एंजाइम का नाम क्या होगा? अल्फा कीटो ग्लूटारेट dehydrogenase. This enzyme is alpha ketoglutarate dehydrogenase. अब जो हमारा सक्सिनाइल CoA है ये चेंज होता है इनटू सक्सिनेट। 4 कार्बन अब बस हमने इसको मूव करवाना है यहाँ तक। ठीक है, ये कैसे होता है? यहाँ पे बन गया सक्सिनेट। ठीक है, इसमें हमने OA रिमूव करवाते हैं हम। ठीक है, CoA रिमूव हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होगा दैट वुड बी सक्सिनेट थायोकाइनेज। सक्सिनेट थायोकाइनेज। Okay, this is the enzyme that is catalyzing this reaction. Okay, succinate. Now succinate would change into fumarate. अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ है कि जब ये सक्सिनेट से सक्सिनाइल CoA से सक्सिनेट बनता है तो यहाँ पे एक GDP जो होता है ना ये चेंज होता है इनटू GTP। ठीक है, और इस GTP की ब्रेक डाउन जब होती है इनटू GTP तो यहाँ पे एक ADP जो होता है ये कन्वर्ट होता है इनटू ATP। यहाँ से हमें हमारा एक ATP मिलता है। ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है। अच्छा, उसके बाद फ्यूमारेट, यहाँ पे अब हमारा एंजाइम कौन सा होगा जो इस स्टेप को कैटालाइज करवा रहा है जिसमें हमारा सक्सिनेट फ्यूमारेट में कन्वर्ट हो रहा है? दैट वुड बी सक्सिनेट dehydrogenase। अभी डिहाइड्रोजनेस क्यों है? यहाँ पे हमारा एक FAD चेंज होता है इनटू FADH2। यहाँ से इस प्रोसेस से हमें हमारा FADH2 मिलता है। ठीक है, अब फ्यूमारेट किसमें चेंज होता है? मैलेट में। ठीक है, दिस मैलेट बन गया। ठीक है, यहाँ पे जब फ्यूमारेट से मैलेट बनता है तो यहाँ पे वाटर का एक मॉलिक्यूल हम ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एंजाइम होगा दैट वुड बी फ्यूमारेज एंजाइम। फ्यूमारेज। ठीक है, फ्यूमारेट से फ्यूमारेज, दिस इज अवर फ्यूमारेज एंजाइम। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टेप जो है उसमें मैलेट से अगेन ऑक्सैलो एसीटेट बनता है। ठीक है, इस प्रोसेस में हमारी एक NAD जो है पॉजिटिव चेंज होता है इनटू NADH, तो यहाँ से हमें हमारा थर्ड NADH मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंजाइम होगा दैट वुड बी मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अब हमने इसमें ये करना है, ये देखना है कि इसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल स्टेप्स कौन कौन से हैं, क्योंकि ये हमें हमारी अगली वीडियोस में ग्लूकोनियोजेनेसिस की वीडियो में हेल्प करने वाला है।
ठीक है, अब ये वाला जो स्टेप है ना, एक तो सबसे पहले ये हमारा लास्ट स्टेप, ये रिवर्सिबल है, ये हमें बहुत हेल्प करेगा आगे ग्लूकोनियोजेनेसिस की वीडियो में। उसके अलावा जो ये वाला स्टेप, पहला स्टेप, सेकंड स्टेप हमारा रिवर्सिबल हो गया। उसके बाद जब सक्सिनाइल कोए से सक्सीनेट बनता है तो ये स्टेप जो होता है ये रिवर्सिबल होता है, ये वाला स्टेप रिवर्सिबल होगा। ठीक है, और ये वाला स्टेप, ये लास्ट स्टेप्स, जो कुछ लास्ट स्टेप्स है 1 2 3 लास्ट 4 स्टेप्स, और सेकंड स्टेप ये हमारे रिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं, बाकी सब इरिवर्सिबल होते हैं। तो ये हमने अपनी टीसीए साइकिल कर लिया। अब हम इसकी एनर्जी शील्ड देखते हैं। ठीक है, एनर्जी शील्ड कैसे होगी, इसमें हमें कितने एटीपी मिल रहे हैं, ये एक एटीपी मिल रहा है जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद एन कहाँ से मिल रहे हैं, एक ये जब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है तब एक एन, अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल को ए बनेगा तब एक एन, और एक एन हमें मिलता है जब हमारा मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनता है। टोटल 3 एन और एक एफ हमारा बनता है इन द प्रोसेस, जिसमें सक्सिनेट से फ्यूमारेट बनता है। ठीक है, अब ये जो एन है और ये जो एफ है ये मूव करते हैं इन दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इनकी होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, एक एन जो होता है वो इक्वल होता है 3 एटीपी के, 3 एटीपी बना देता है, और एक एफ जो होता है वो बनाता है 2 एटीपी। तो अब हम टोटल यील्ड देखते हैं कि हमारे पास टोटल एटीपी कितने बनते हैं। ठीक है, 3 एन 3 इंटू 3, 2 एफ 2 एटीपी बनते हैं, एक एफ 2 इंटू 1, और एक एटीपी था हमारे पास, तो 1 इंटू 1 1, ये 9 एंड दीज आर 2। सो टोटल नेट यील्ड हमारे पास 12 एटीपी की आती है। नेट यील्ड विल बी ऑफ 12 एटीपी, दिस इज आवर नेट yield, that is of 12 ATP after substrate level phosphorylation and oxidative phosphorylation। Krebs साइकिल से हमारे पास 12 ATP बनते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं साइकिल की रेगुलेशन कैसे होती है। इस साइकिल की रेगुलेशन जो है ये 3 एंजाइम्स कर रहे होते हैं, जिनमें एक जो है वो हमारा होता है सिट्रेट सिंथेस, दूसरा एंजाइम जो होता है दैट इज आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। डिहाइड्रोजिनेस, और तीसरा स्टेप होता है वो होता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस। ये तीनों एंजाइम्स जो होते हैं ये हमारे पूरे क्रेब्स साइकिल की रेगुलेशन कर रहे होते हैं। अब इनकी रेगुलेशन कौन करता है, इन पर हमारा एटीपी, इन तीनों को एटीपी, एनएडीएच, ये दोनों जो हैं ये कर रहे होते हैं स्टिमुलेट इन तीनों एंजाइम्स को। ठीक है, उसके अलावा हमारा एडीपी, एनएडी पॉजिटिव और कैल्शियम आइंस, ये तीनों जो होते हैं ये ग्रुप, ये इसको, इन तीनों एंजाइम्स को इनहिबिट कर रहे होते हैं, इसको भी और इसको। ठीक है, इन तीनों एंजाइम्स को इनहिबिट करें। अभी कैसे करते हैं, एटीपी मेजर जो हमारा पर्पस था इस पूरे क्रेब्स साइकिल का वो हमारे ये एटीपी बनाना था। ठीक है, जब एटीपी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे हमारी बॉडी में, एनएडीएच बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो हमें इस साइकिल को स्टॉप करवाना पड़ेगा ताकि एटीपी की एक्सेसिव एक्युमुलेशन ना हो जाए। ठीक है, और जिसकी वजह से हम इन एंजाइम्स को, ये इनहिबिट करते हैं, और ये स्टिमुलेट करते हैं। तो ये इनहिबिट करेंगे, जब ये ज़्यादा हो जाएंगे तो ये टीसीएस साइकिल जो होता है इसको रोक देंगे। ठीक है, और जब एडीपी, एनएडी पॉजिटिव और कैल्शियम ज़्यादा होगी तब ये एडीपी और एनएडी पॉजिटिव जब ये ज़्यादा होंगे तो हमें ये ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें एटीपी ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। कैल्शियम का क्या रोल है, कैल्शियम कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स में, जब हमारे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी तो हमारी ज़्यादा कैल्शियम रिलीज़ होगी, कैल्शियम ज़्यादा रिलीज़ होगी तो मतलब हमें एटीपी ज़्यादा चाहिए। तो जब ये ज़्यादा होंगे तो ये स्टिमुलेट करेंगे इसको। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा टीसीए साइकिल ज़्यादा होगा। ठीक है, और ज़्यादा एटीपी बनेंगे। ठीक है, जो हमारी बॉडी या मसल्स यूज़ करते हैं। ठीक है,
अब एक इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट एंजाइम है वो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी हम देखते हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसमें ये कॉम्प्लेक्स है ना, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स किस चीज़ का है, इसमें 5 एंजाइम्स होते हैं। इट कंटेन्स 5 एंजाइम्स, जिनमें से 3 जो हैं वो हमारे रिएक्शन एंजाइम्स होते हैं और 2 जो हैं वो हमारे रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, अब जो 3 रिएक्शन एंजाइम्स हैं उनके नाम क्या क्या हैं। ठीक है, एक E1 कंपोनेंट है इसका, एक E2 कंपोनेंट होगा और एक E3 कंपोनेंट होगा। E1 कंपोनेंट जो होता है इसको हम कहते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज या पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है, उसके बाद जो E2 कंपोनेंट होता है इसको हम कहते हैं डाई हाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। और जो E3 कंपोनेंट होगा ये होता है डाई हाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, और जो 2 हमारे रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, एक इनमें होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज काइनेज। ठीक है, और जो दूसरा होता है दैट इज़ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज फॉस्फेटेज। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कौन सा था, E1 कंपोनेंट था, तो E1 कंपोनेंट जो उसकी रेगुलेशन होती है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स में से E1 कंपोनेंट जो है उसकी रेगुलेशन होती है। ठीक है, अब ये तीनों जो हैं ये तीनों रिएक्शन को इस तरह से लिंक कर देते हैं कि हमारा कोई नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, देयर इज़ नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। अब हम इनके कोएंजाइम्स करते हैं। इन तीनों के जो कोएंजाइम्स होंगे इनके कोएंजाइम्स, these we have विटामिन बी लिंक 5 कोएंजाइम्स। ठीक है, जिनमें एक होता है थायामीन पायरोफॉस्फेट, might have heard about this, थायामीन पायरोफॉस्फेट। फिर कोएंजाइम ए होगा, लिपोइक एसिड होता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा NAD पॉजिटिव एंड FAD। ये 5 इसके कोएंजाइम्स होते हैं। अब ये कोएंजाइम्स इनमें से किस किस कंपोनेंट के लिए होंगे, so this thiamine pyrophosphate is for the E1 component. Lipoic acid and coenzyme A, these both are for the component E2, and NAD positive and FAD are for the component E3. These are its coenzymes. अब thiamine pyrophosphate सिर्फ E1 को कर रहा है, तो इसका हम देखते हैं, इसका एक इफेक्ट होता है दैट इज़ थायामीन डेफिशिएंसी। ठीक है, थायामीन डेफिशिएंसी। ठीक है, विटामिन B1 कह लें आप। ठीक है, विटामिन B1 इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, E1 कंपोनेंट इनएक्टिवेट हो जाएगा। जब E1 कंपोनेंट इनएक्टिवेट होगा तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स इनएक्टिवेट होगा। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स इनएक्टिवेट होगा, हमारा एसिटाइल कोए नहीं बनेगा। जब हमारा एसिटाइल कोए नहीं बनेगा, TCA साइकिल नहीं होगा। ठीक है, ATP नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इफेक्ट्स आते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट होते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे मसल्स इफेक्ट होते हैं। और इससे जो एक डिजीज़ होती है दैट इज़ नोन एज वर्निक कॉर्सिकोफ एनसीफेलोपैथी। वर्निक कॉर्सिकोफ एनसीफेलोपैथी। ठीक है, इसमें अल्कोहल अब्यूज़ जो है उसके थ्रू ये ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इन कोएंजाइम्स में से प्रोस्थेटिक ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, थायामिडीन पायरोफॉस्फेट, लिपोइक एसिड और FAD, ये तीनों जो होते हैं ये प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। ठीक है, ये एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड करते हैं। बाकी जो है कोएंजाइम A और NAD पॉजिटिव ये एंजाइम के साथ टाइटली बाउंडेड नहीं होते, कोएंजाइम्स की फॉर्म में एक्ट करते हैं।
हम इसके रेगुलेटरी एंजाइम्स को देखते हैं, ठीक है। ओके, रेगुलेटरी एंजाइम्स, इनको चलो हम यहीं पे कर लेते हैं, ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे करते हैं। सो ग्रीन रेगुलेटरी एंजाइम्स, अभी हमने कहा कि ये दो होते हैं, ठीक है। एक पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज काइनेज और एक होता है पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज फॉस्फेटेज, और ये दोनों हमारे E1 कंपोनेंट जो होता है उसको कर रहे होते हैं। सो हियर इज आवर E1 component. Okay, so this is a sad component because it is inactive. Changes into a happy E1 component because now this is active. और ये एक्टिवेट कैसे होता है? For the activation of E1 component we have to remove the phosphate groups. okay, इसके ऊपर phosphate groups लगे होंगे, ठीक है। इन phosphate groups को जब हम remove करवा देते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाता है। अब फॉस्फेट ऐड कौन करवाता है? ऑब्वियसली काइनेज। और फॉस्फेट रिमूव कौन करवाता है? दैट इज़ फॉस्फेटेज, ठीक है। अब इन फॉस्फेटेज और काइनेज की एक्टिवेशन और इनहिबिशन कैसे होती है? जो काइनेज होता है इसको एक्टिवेट करवाता है एटीपी, ठीक है। काइनेज की एक्टिवेशन जो होती है ये कौन करवाता है? एटीपी करवाएगा, ठीक है। NADH करवाता है और एसिटाइल को ए करवाते हैं, ठीक है। ये एंजाइम्स, ये सारा कुछ, ये काइनेज को जब एक्टिवेट कर देंगे तो E1 कंपोनेंट इनएक्टिवेट हो जाएगा। E1 कंपोनेंट इनएक्टिवेट होगा तो क्या होगा कि हमारा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स ये इनएक्टिवेट हो जाएगा और पायरुवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज हमारी बॉडी में ATP ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, हमें और नहीं चाहिए, तो हम इसको स्टॉप करवा देते हैं। फॉस्फेटेज जो है इसको कैल्शियम आयंस, कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी कैल्शियम आयंस का रिलीज़ होगा। कैल्शियम आयंस फॉस्फेटेज एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज फॉस्फेटेज को स्टिमुलेट करवा देते हैं, ठीक है। जब ये स्टिमुलेट होगा तो हमारा E1 एक्टिव फॉर्म में आएगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एक्टिव होगा, पायरुवेट से एसिटाइल को ए ज़्यादा बनेगा। जब एसिटाइल को ए ज़्यादा बनेगा तो TCA साइकिल ज़्यादा होगा और अल्टीमेटली हमारे पास ATP ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। अब इसमें सिर्फ एक पॉइंट रह गया, दैट इज़ ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो है इसकी डेफिशिएंसी, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी। जब इसकी डेफिशिएंसी होगी तो हमारा जो पायरुवेट है ये एसिटाइल को ए में चेंज नहीं होगा, बल्कि ये एक अल्टरनेट रूट ले लेता है, ये लैक्टिक एसिड बना देता है। लैक्टिक एसिड बनाएगा तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिडोसिस हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे न्यूरो डिजेनरेशन हो जाती है, मसल स्पेसिटी हो जाती है, ठीक हो गया। और अगर ये, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, कि अगर ये नियोनेट्स में हो जाए तो ये उनकी अर्ली डेथ को देता है, ठीक है, कॉजेज देयर अर्ली डेथ। Alright, so this was all about, okay, another point. This alpha keto, about this alpha keto dehydrogenase, alpha keto glutarate dehydrogenase. This is same as the pyruvate dehydrogenase complex, but the only difference is that it has 3 enzymes, whereas it has 5 enzymes. तो जो 2 enzyme कम होते हैं वो कौन से होते हैं कि इसमें it has no regulatory enzymes, ठीक है। Okay, so this was all about the tricarboxylic acid cycle. Thank you.